नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं रमेश पटेल इस्माइल आज आपके लिए लाया हूँ एक और शानदार वीडियो, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो सामाजिक विज्ञान के अब तक हम 2 चैप्टर प्यारे बच्चों अपलोड कर चुके हैं। आप जो है उस वीडियो में जा कर के देखें, समझें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, अमेरिका की खोज किसने किया? तो याद रख लीजिएगा, कोलंबस ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब किया था प्यारे बच्चों? सन 1492 ईस्वी में। सन 1492 ईस्वी में। भारत की खोज किसने किया? भारत की खोज प्यारे बच्चों वास्को डी गामा ने सन 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा ने कब किया था? सन 1498 ईस्वी में। प्यारे बच्चों आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष शुरू हुआ? सन 1929 ईस्वी में। सन 1929 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। एग्जाम में बार बार जो है ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना मतलब कब हुई और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। ठीक है ना, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। प्यारे बच्चों इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? न्यूयॉर्क में। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? सन 1914 ईस्वी में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ प्यारे बच्चों? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? सन 1944 ईस्वी में। ये तो कुछ थी महत्वपूर्ण जानकारियां। आइए इस चैप्टर के हम लघु उत्तरीय प्रश्नों पर दृष्टि डालें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है हमने लघु उत्तरीय प्रश्न जो है लिखे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है वही हमने जो है यहाँ पर लिखा है। प्यारे बच्चों ये पहला प्रश्न क्या है कि सन 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? आप जानते हैं कि सन 1929 में प्यारे बच्चों महामंदी आई थी, यानी वस्तुओं की जो कीमतें थी वो घट गई थी और वस्तुओं का उत्पादन अधिक होने लगा था, उसकी जो है डिमांड कम हो गई थी। ठीक है, तो सन 1929 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। आयात और निर्यात का मतलब समझते हैं प्यारे बच्चों? जब हम किसी वस्तुओं को दूसरे देश से मंगाते हैं तो हम उसको आयात कहते हैं। जब अपने देश से किसी वस्तु को दूसरे देश में धन के लिए यानी कमाने के लिए भेजते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? निर्यात। यानी जब अपने देश से किसी वस्तु को दूसरे देश में जो है व्यापार के लिए भेजा जाता है तब हम उसको निर्यात कहते हैं। जब किसी देश से अपने देश में वस्तुओं को मंगाया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। तो प्यारे बच्चों देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ, है ना। प्यारे बच्चों देश की आबादी कहाँ पर अधिक रहती है? हमारी गांव में। आज भी 65 से 70% आबादी जो है गांव में ही रहती है, इसलिए नुकसान सबसे ज्यादा किसको होगा? गांव को ही होगा। गांव में कौन रहते? किसान और काश्तकार, है ना। तो मंदी के बावजूद सरकार ने लगान यानी जो टैक्स था जो सरकार वसूलती थी उसमें कोई छूट जो है उसने नहीं दिया, यानी छूट देने से इनकार कर दिया। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं जैसे सोने का निर्यात करने लगा, क्योंकि जब अपने देश में जो है प्यारे बच्चों जब महामंदी का असर दिखाई पड़ा तो अपने देश में जितने सोने थे उसका भी जो है अर्थ के लिए, धन के लिए जो है दूसरे देशों में बेचा जाने लगा। तो सन 1931 ईस्वी में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौरे से गुजर रहा था। यह मंदी शहरी भारत के लिए अधिक दुखदायी नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। यानी जो शहर में थे वो तो किसी तरह अपना जो है जीवन यापन कर ले रहे थे, लेकिन गांव के किसानों की स्थिति क्या हो गई बच्चों? बहुत ही दयनीय हो गई, है ना।
तो आर्थिक महामंदी का जो है प्रभाव अपने भारत देश पर भी पड़ा। तो आइए दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये दूसरा प्रश्न है 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? 2 कारण बताइए। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? 2 कारण बताइए। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में बच्चों जो है बहुत ही अच्छा जो है सूती कपड़ा तैयार किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि भारत के जो कपड़े होते थे बहुत ही अच्छी किस्म के होते थे, उच्च कोटि के होते थे। और ऐसा भी कहा जाता है प्यारे बच्चों कि एक माचिस की डिबिया में एक धोती को जो है लपेट करके रखा जा सकता है। इतना जो है अपने भारत का सूती वस्त्र विख्यात था। लेकिन अब कैसा है, अब आप सब जानते ही हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? आइए जरा देखते हैं। तो भारत में पैदा होने वाला महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। पहले भारत में ज़्यादा होता था, लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण यानी उद्योग लगने शुरू हो गए, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियाँ वहाँ पर जो है ब्रिटेन में भी स्थापित हो गई, तब जो है वो लोग भी अपना जो है कपास का उत्पादन करने लगे। तो इस कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर प्रेशर डाला यानी दबाव डाला कि वह कपास तथा सूती वस्त्रों के आयात पर रोक लगाए। यानी अब तक भारत से जा रहा था तो वो लोग कहे कि अब जो है आप भारत से मत मंगाइए, क्योंकि अपने देश में ऑलरेडी जो है इतने कपास हो रहे हैं। तो जब आयात पर रोक लग गया तो जानते ही हैं उसके फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए। वहाँ महीन भारतीय कपड़े का आयात कम होने लगा, यानी भारत से जो चीज़ वहाँ पर जाता था तो उन देश के लिए वो चीज़ आयातित हुआ। तो फिर उसके बाद जब वो लोग लेने से इनकार कर दिए तो अब अपने देश से आयात फिर निर्यात क्या होगा? कम होगा। तो जिसके कारण सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का 30% से सन 1815 में घट करके यानी 15% की गिरावट पर आ गया। 1870 तक तो यह अनुपात केवल 3% रह गया। यानी जो एक बढ़िया जो तरीका था कि अपने देश से कपास और सूती जो वस्त्र हैं, अगर हम यहाँ से कपास को जो है दूसरे देश में भेजेंगे तो हमारे देश का भी जो है क्या होगा? आर्थिक प्रगति होगी। लेकिन जब ब्रिटेन भी जो है कपास को लेने से मना करने लगा, तब भारत में जो है स्थिति बदतर होने लगी। तो प्यारे बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक करके आप लिख लीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो रिंडर पेस्ट क्या है, आइए जरा देखते हैं हम इसके उत्तर में। तो प्यारे बच्चों, रिंडर पेस्ट पशुओं का एक रोग है जो अफ्रीकी पशुओं में फैल गया था, है ना। रिंडर पेस्ट क्या है? एक रोग है जो अफ्रीकी पशुओं में फैल गया था। इसके फैलने से अफ्रीका के 90% मवेशी मौत का शिकार हुए। पशुओं के मारे जाने से अफ्रीकी थे यानी अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन नष्ट हो गए। अपनी सत्ता को और सुदृढ़ करने यानी सुदृढ़ मतलब मजबूत करने और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे हुए पशु अपने कब्जे में ले लिए। इस प्रकार बचे हुए पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का सुनहरा अवसर हाथ लग गया था। प्यारे बच्चों, वहाँ के जो पशु थे उन सबको जो है रिंडर पेस्ट नामक जो है रोग लग गया था, जिसके कारण वहाँ पर 90%, अगर बात किया जाए 10 में से, तो 10 में से 9 जो है जानवर मर जा रहे थे। अफ्रीका में जो है कृषि और ये जानवरों का पालन करना, ये 2 मुख्य जो है साधन थे आय के। लेकिन जो है जब वहाँ पर रोग लग गया, जीव जंतु मरने लगे, तो बेचारे अब करते क्या। और यहाँ जो उपनिवेशकार थे यानी जिन्होंने निवेश किया था, जो धनी वर्ग थे, जो दूसरे देश से वहाँ पर जो है अपना व्यापार कर रहे थे, उन लोगों को मौका मिल गया कि अब इनसे जो है काम कराया जाएगा तो हमारा लाभ अधिक होगा। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है चौथा, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है और इसका उद्देश्य क्या था, इसका पर्पज क्या था। तो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था। युद्धोत्तर मतलब होता है युद्ध के बाद। तो यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित
न्यू हैम्पशर, हैम्पशर मतलब हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर हुई? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगला जो है क्या लिखा है कि 5वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो महामंदी के कारणों की व्याख्या करना है जो है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्न थे, जैसे औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार ही न रहा, यानी कि उत्पादन का स्तर बहुत तेज हो गया था, लेकिन उसका जो उपभोग करना चाहिए वो जो है दर घट गई थी, है ना। तो कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगीं। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी थी। जब ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा तो उसको खाने वाले ही लोग नहीं रहेंगे तो सड़ेगा ही। प्यारे बच्चों तीसरा पॉइंट है, संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। 1928 के कुछ समय पहले विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल चौथाई रह गया था, क्योंकि जो है जब उसके यहाँ भी जो आर्थिक संकट आ गया तो करेगा क्या। तो जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे तो उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। यानी कि जब हम यहाँ से कोई वस्तु को जो है भेजेंगे दूसरे देश में प्यारे बच्चों निर्यात के लिए, तो वो लोग जो है क्या करेंगे, उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, तो फिर जो निर्यात करेगा तो उसको कहाँ से लाभ मिलेगा, है ना। तो प्यारे बच्चों ये तो थे कुछ लघु उत्तरी प्रश्न, और एक और प्रश्न यहाँ पर हम सीरीज से उठाए हैं। NCERT का प्रश्न है, क्या है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या कीजिए। तो वे विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, किंतु 50 से 60 के दशक में, यानी 1950 से 1960 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई और अपना एक संगठन बनाया जिसे समूह 77 या G77 के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रुप 77 के नाम से जाना जाता है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही प्रभुत्व था, इसलिए उनसे विकासशील देशों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिक्रिया स्वरूप विकासशील देशों ने G77 नामक संगठन बनाकर नई आर्थिक प्रणाली की मांग की, ताकि उनके आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सकें। उनके प्रमुख आर्थिक उद्देश्य थे, अपने संसाधनों पर उनका पूरा नियंत्रण हो, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों से बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। तो ये बच्चों जो है प्रश्न थे लघुत्तरी प्रश्न, और अब जो है आइए जरा दीर्घोत्तरी प्रश्नों पर हम नजर डाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न का कि बताइए पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। तो इसका उत्तर है कि 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो गया था। उन्होंने अमेरिका को
उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, यानी उसको केंद्र बना करके वहां पर व्यापार करने का जो है पुर्तगाली और स्पेनिश शुरू कर दिए थे। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के पास तो कोई परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार नहीं था। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। चेचक जानते ही हैं प्यारे बच्चों, छोटी माता और बड़ी माता जो निकल जाती हैं गांव में, आज भी जो है आप देखते होंगे। तो वही क्या था, उनका मुख्य हथियार था, क्योंकि उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता क्या थी, अधिक थी। लेकिन अमेरिकियों के अंदर जो है ये प्रतिरोधक क्षमता कम थी सहने की। तो लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने सभी समुदायों को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। तो प्यारे बच्चों, चेचक एक महामारी थी जो अपने देश में भी फैली थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब तो चेचक के जो है टीके की खोज हो गई, इसलिए अब किसी की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज कर लिया था। प्यारे बच्चों, बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, परंतु चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। इस तरह से बिना किसी चुनौती के बड़े साम्राज्यों को जीतकर अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना हुई। तो अगला जो प्रश्न है वो भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये प्रश्न है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। तो 1890 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी, इससे तकनीक में भी बदलाव आ चुके थे। खाद्य उपलब्धता पर भी तकनीक का प्रभाव पड़ने लगा, जैसे रेलवे का विकास, नहरों का विकास और रेफ्रिजरेशन तकनीकी का विकास। तो रेलवे का विकास, अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। जब नहरों का विकास हुआ तो खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव का बहुत अच्छा उदाहरण हम पंजाब में देखते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया, ताकि निर्यात के लिए गेहूं की खेती की जा सके। इससे पंजाब में गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ गया और गेहूं को बाहर बेचा जाने लगा। तीसरा है रेफ्रिजरेशन तकनीक का विकास। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था, है ना, क्योंकि मांस का अगर जो है निर्यात करेंगे तो सड़ जाता था रास्ते में, क्योंकि समय लगता था। उस समय जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जा करके काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज्यादा जगह घेरते थे, काफी संख्या में लंबे सफर में मर जाते थे, अधिकांश का वजन गिर जाता था या वे खाने लायक नहीं रहते थे, इसलिए मांस खाना एक महंगा सौदा था। नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन यानी फ्रिज की व्यवस्था, तो रेफ्रिजरेशन की तकनीकी स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीजों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। अब अधिकांश लोगों के भोजन में मांसाहार शामिल हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये तो था जो है हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए जो है अगला प्रश्न है आपके लिए। ये प्रश्न है 5वां प्रश्न यहाँ पर मैंने शामिल किया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि 19वीं सदी के अनुबंध व्यवस्था, जिसे नई दास प्रथा भी कहा जाता था, उसका अर्थ क्या है, यानी उसका अर्थ बताना है। भारत के संदर्भ में इसका उल्लेख कीजिए। या 19वीं शताब्दी में भारत से विदेश को श्रमिकों को क्यों ले जाया गया, ये श्रमिक
अधिकतर किस प्रदेश के थे, उन्हें किस शर्त पर स्वदेश लौटने की छूट दी जाती थी। तो प्यारे बच्चों, पहले आप जानते ही हैं कि अपने देश से जो है काम कराने के लिए दूसरे देशों में जो है मजदूर लेके जाया जाता था और वहाँ पर वो रहते थे तो उनको गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाता था। कौन से मजदूर? गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाता था। तो आइए ज़रा देखते हैं। 19वीं सदी की अनुबंध व्यवस्था को काफ़ी लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया है। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खादानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर-दूर के देशों में ले जाया जाता था। तो भारत के संदर्भ में भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था, यानी उनसे एग्रीमेंट करा लिया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश का मतलब जैसे प्यारे बच्चों बलिया का जिला हो गया, जैसे बलिया हो गया और जौनपुर हो गया, है ना, बनारस हो गया, चंदौली हो गया, ये सब क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से ये मजदूर जो है विदेशों में जाते थे, उनको ले जाया जाता था। तो प्यारे बच्चों, 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, जमीनों का किराया बढ़ रहा था, खानों और बागानों के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर जमीन तो ले लेते थे, बटाई मतलब जमीन किसी और की रहेगी और वो उस पर जो है उसको लेकर के कुछ पैसे दे करके उस पर खेती करेंगे, है ना, तो ये क्या होता था? बटाई। तो लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे, तो काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार जो है छोड़ने पड़े। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरेबियाई द्वीप समूह, मॉरिशस और फिजी ले जाया जाता था। यहाँ पर जो है गलत लिख दिया गया है प्यारे बच्चों। कहाँ पर ले जाया जाता था? कैरेबियाई द्वीप समूह, जैसे वेस्ट इंडीज वगैरह हो गया, है ना, तो सब क्या है? कैरेबियाई द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। मॉरिशस आप जानते हैं, मॉरिशस का जो लैंग्वेज है भोजपुरी ही है। फिजी ले जाया जाता था, यहाँ पर फिजी ले जाया जाता था, आप पढ़ेंगे ले जाया जाता था। तमिल अप्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे। अधिकांश अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों से भी काम करवाने के लिए ले जाया जाता था। यहाँ पर के लिए नहीं, वहाँ पर मतलब कि चाय बागानों से यहाँ पर रहना चाहिए प्यारे बच्चों, गलत लिख दिया है। तो असम के चाय बागानों में जो काम करते थे उनको भी जो है काम कराने के लिए वहाँ पर ले जाया जाता था। उसके बाद प्यारे बच्चों कि मजदूरों की भर्ती का काम जो काम था मालिकों के एजेंट किया करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। अधिकतर अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे, क्योंकि जब वो अपना कर्ज नहीं चुका पाते थे तो वे लोग बेचारे चले ही जाते थे। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। अधिकतर श्रमिकों को यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीदें कर रहे थे यहाँ वैसे हालात नहीं हैं। मतलब जब यहाँ से उनको विदेश ले जाने के लिए कहा जाता था और कहा जाता था कि वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बढ़िया खाना मिलेगा, अच्छा वेतन मिलेगा, लेकिन जब वो वहाँ पर जाते थे तो उनको ऐसा कुछ भी देखने को मिलता नहीं था। तो नई जगह का जीवन एवं कार्य स्थितियां कठोर थीं और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। अधिकांश मजदूर भागकर जंगलों में चले गए। यदि ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सजा दी जाती थी। अधिकांश ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। उनकी राय में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण सन 1921 में इसे खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरेबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ
बुरा व्यवहार करते थे। प्यारे बच्चों, आज भी देखिए आते हैं कभी कभी दूसरे देशों से, पता चलता है कि वो अपने भारतीय वंशज के ही थे, है ना। तो इसलिए जो है कब कैसे वहां पर चले गए, एक मजदूर के रूप में। आज भी जो है वो अपना वही पुरानी जो है परंपरा के अनुसार जीते हैं। आज भी हिंदू धर्म को मानते हैं, जिस धर्म से यहाँ से वो गए थे। तो छठा प्रश्न यहाँ पर प्रश्न लिखा है प्यारे बच्चों कि प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये पेपर में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आइए जरा देखते हैं इसका। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक चला। किसी किसी जगह 1918 तक अच्छे से चला था। 1919 तक जो है वो पहुंच ही गया था। तो यह युद्ध दो खेमों में लड़ा गया था। एक तरफ मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये क्या थे, मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे। इसके विश्व पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े, जैसे यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। ये सभी चीजें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची, उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 2 करोड़ लोग घायल हुए। मृतकों और घायलों में से ज्यादातर कामकाजी लोग थे, यानी काम करने वाले लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रह गई, क्योंकि सब काम करते थे। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवार की आय भी गिर गई। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकार या उसके नागरिकों की संपत्ति से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। तो प्यारे बच्चों, ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। अब जो है हम देखेंगे थोड़ा सा इसका और सारांश क्या है। इस प्रकार युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जबकि युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जे में दब चुका था। तो प्यारे बच्चों, ये तो था जो है कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मुझे आशा है कि आप सबको बेहद पसंद आया होगा। अगर जो बच्चे इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैं एक बार पुनः जो है इसको छोटा कर देता हूं हल्का सा। तो प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक करके जो है देख सकते हैं। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लग रहा है? अभी तक 2 चैप्टर की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया था। आपने अगर देखा नहीं तो उस वीडियो को जा करके देखिए, आनंद आएगा, आपका तैयार हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सोशल साइंस बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। कुछ डेट याद रख लेंगे और कुछ घटनाएं याद कर लेंगे तो आसानी से जो है आपका ये सोशल साइंस जो है तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बच्चे जो है खामखा परेशान रहते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा। कुछ नहीं होगा प्यारे बच्चों, सब अच्छा ही होगा। आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो को बनाने के लिए कहा था आदर्श सिंह, प्रियांशी सिंह और प्रियांशी यादव, महेश गुप्ता, राजकुमार पटेल, शिवम यादव, कुणाल सरोज, साफिया बानो, शिवानी प्रजापति, सोनी गौतम, ज्योति यादव और शिवा यादव ने। तो प्यारे बच्चों, आप सबको भी वीडियो कैसा लगा? आप सब कमेंट बॉक्स में अपने नाम ज़रूर लिखें और आपको कौन सा वीडियो चाहिए ये भी जो है ज़रूर उसमें लिख दें। और यदि आप भी चाहते हैं कि हमारा भी नाम वीडियो में लिया जाए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिख दें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप अच्छे से तैयार कीजिए। जय हिंद।